आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ कुछ नया कुछ खास। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से, जो आपको आज बताएंगी कि किस तरीके से आप रिवायती पहनावे के साथ भी दिख सकती हैं फैशनेबल, देंगी आपको कुछ दिलचस्प जानकारियां। और साथ ही साथ हमारे अगले सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे हमारे आज की विमेन अचीवर से। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दिखा देते हैं हमारे इस एपिसोड की एक खास झलक। अगर आपने कोई आर्टिस्टिक एस्थेटिक चीज़ को लेके आप आगे बढ़े, ना ही सिर्फ आप इन सब चीज़ों से अपने आप को खुश कर रहे हैं, बल्कि आप साथ ही साथ जो आपके कारीगर हैं, जो हाथ का काम करते हैं, आप उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी रोजी रोटी चलती है इससे। कहते हैं अगर इंसान के हौसलों में परवाज हो तो कायनात का मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी नामुमकिन नहीं लगता। फिर चाहे मरहले कितने भी सख्त क्यों न हो, हम उन्हें पार कर ही लेते हैं। कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली एक ऐसी ही बेमिसाल खातून का नाम है सानिया मिर्जा, जिन्हें हम टेनिस सनसनी के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खवातीन की जिनका पहनावा रिवायती ही होता है। इस जाड़े के मौसम में वो कैसे महफूज रहें और खूबसूरत भी दिखें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और हमें जानकारी देंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट आसमा, जो हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। चलते हैं उनके जानिब। आसमा, हमारे शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जो खवातीन हैं जो हमारे हिंदुस्तान में है या बाहर मुल्कों में रहती हैं, उनका पहनावा अक्सर रिवायती ही होता है। ऐसे में जो जाड़े का मौसम है उसमें वो क्या पहने, इस बारे में आप क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो या तो शलवार जंपर पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं या पर्दा करती हैं, और वो भी चाहती हैं कि कुछ डिफरेंट करें, नया करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आप कर सकते हैं वो खूबसूरत फैब्रिक्स जो वुलन होते हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे अगर आप शलवार जंपर पहनते हैं तो आप पश्मीना के सूट पीसेस आते हैं, उसके शलवार जंपर बनवाइए। और बहुत सारी ऐसी फैब्रिक से वेलवेट है, उसके आप शलवार जंपर बना सकते हैं। फिर आप और बहुत से फैब्रिक्स हैं, इसी तरह जामावार है। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैंडलूम की ट्रेडिशन है। तो जो आपका फैब्रिक है, जो बेसिक चीज़ है आपके कपड़ों की, उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप अपना पहनावा पूरी तरह से जो आपके ऊपर सूट करता है, जो आप कंफर्टेबल हैं वही पहने, लेकिन आप उसके कपड़े को बदल दें सर्दियों में। और उससे आपको ऊपर से स्वेटर्स और शॉल्स ये सब लेना नहीं पड़ेगा। और आपने जो भी पहना हुआ है, शलवार जंपर हो या चूड़ीदार हो, या आपने अगर साड़ी पहनी है तो उसका ब्लाउज़ है, तो वो खुद ही अपने आप में इतना गर्म होता है कि आपको फिर आप खूबसूरत भी लगते हैं, स्मार्ट भी लगेंगे, और अलग से कुछ उसके ऊपर से लेना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है आपके सिलवेट्स। जैसे आप अगर शलवार पहनती हैं तो आप उसके ऊपर जो कुर्ता पहने वो आप चाइनीज़ कॉलर के साथ शेरवानी स्टाइल में हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, या आप जैकेट स्टाइल का लॉन्ग कुर्ता पहने जो फ्रंट ओपन हो और उसके अंदर एक और शर्ट हो। तो इस तरह से लेयरिंग हो जाएगी आपकी, और लेयरिंग में आप गरम भी रहेंगे और साथ में आपका जो सिलवेट है वो बहुत फॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं तो आपने वेलवेट की ऊपर से जैकेट पहनी जिसके ऊपर जरदोजी का काम बना हुआ है, नेवी डार्क नेवी ब्लू कलर में, और उसके अंदर आपने अच्छा सा पश्मीना का कुर्ता पहना रेड कलर का, और नीचे रेड कलर की चूड़ीदार या शलवार, और साथ में एक रेड कलर की शॉल ले ली, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरी तरह से परफेक्टली कपड़े जो पहने हैं उसमें कंफर्टेबल भी होंगी, कवर्ड भी होंगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, और कलर कॉम्बिनेशन और आपका अटायर इतना अट्रैक्टिव होगा कि हर आदमी आपकी तरफ ज़रूर कहेगा कि आपने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत खूबसूरत है। आसमा, यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि हम पश्मीना की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्मीना की सही पहचान भी करना ज़रूरी है जब हम उसे ख़रीदने जाएं, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि अगर आपको कोई भी रियल पश्मीना है तो पहली बात तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा,
कोई भी कपड़ा या फैब्रिक या शॉल जो पूरी तरह से 100% पश्मीना होगी वो 20,000 to 30,000 की रेंज से कम नहीं हो सकती। तो जो लोग आपको 5,000 की या 6,000 की पश्मीना दे रहे हैं, आप डेफिनेटली समझ लें कि उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, क्योंकि पूरा पश्मीना कहीं भी नहीं होता है, उसमें या तो सिल्क मिक्स होता है या कोई और वूल मिक्स होता है। तो आप भले ही उसको लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्योर पश्मीना ही लें, आप मिक्स्ड वाला भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए लेते वक्त कि इसमें क्या है। ख़ास तौर से जो शाइनी फैब्रिक होता है पश्मीना, जिसको कहते हैं लोग कि पश्मीना की शॉल है या स्टोल है, और वो शाइन कर रहा होता है, तो उसमें दो तरह के होते हैं। एक में तो सिल्क मिक्स होता है, तो एटलीस्ट यू नो कि चलिए प्योर सिल्क है, प्योर वूल है। लेकिन कुछ में सिल्क के बजाय रेयॉन फाइबर मिक्स होता है, जो कि सिंथेटिक फाइबर होता है, तो उसके दाम फिर कम होने चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो चीट कर लेते हैं कि प्योर कह के आपको आर्टिफिशियल दे दिया और आपसे पैसे भी ज़्यादा ले लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आप जब ले रहे हैं। दूसरा एक और तरीक़ा है कि आप कोई भी फैब्रिक को, अगर गरम होगा, वुलन है, उसको आप हाथ में पकड़ के और स्किन के ऊपर ऐसे रब करें, तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई सिंथेटिक फाइबर मिक्स्ड है। जो प्योर फैब्रिक होता है या प्योर फाइबर होता है, उसमें कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है। उसके अंदर आपको हमेशा स्किन को बहुत कंफर्टेबल करता है वो। आसमा, मैं फ़िलहाल आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और हमारी ख़वातीन को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कुछ सवाल फ़ैशन के हवाले से, आप कुछ जानना चाहती हैं ताकि आप दिखें और भी फैशनेबल, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकती हैं। आप हमें ईमेल कर सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम लें एक वक्फा, लेकिन वक्फे के उस तरफ भी हम आपको देने वाले हैं कुछ खास टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आज के हमारे इस फैशन सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन की जो कि रिवायती पहनावा पहनती हैं, तो वो किस तरीके का फ़ैशन फॉलो करें, ये हमारी फ़ैशन एक्सपर्ट हमें आज बता रही हैं। चलते हैं उनके जानिब। आसमा, जैसे कि हम बात कर रहे थे रिवायती पहनावे के बारे में, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कश्मीरी जो शॉल्स या कुर्तीज़ आती हैं उनके बारे में। कश्मीरी जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, ख़ास तौर से जो कपड़ों में हैं, और आपको प्योर वूल पे मिलते हैं वो। लेकिन अब आजकल कमर्शियल लेवल पे उसको सस्ता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो प्योर वूल पे नहीं होती हैं, कभी कभी उसमें टेरिकॉट मिक्स होता है, लेकिन मोटे कपड़ों पे होता है, तो वो भी ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि आपके शहर में बहुत सर्दी नहीं होती और आपको वो खूबसूरत लग रहा है तो आप पहने। उसमें भी थोड़ा सा ये चेक करना ज़रूरी होता है कि वो जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो मशीन की है या हाथ की, क्योंकि जो एक्चुअल कश्मीरी कढ़ाई है वो हाथ से होती है, आरी के नीडल से होती है, लेकिन उसके बहुत सारे फेक पीसेस जो हैं वो हिमाचल और दिल्ली के बॉर्डर पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड मशीन से एम्ब्रॉयडरी हो रही है और उसी तरह की होती है वो डुप्लिकेट, और वो बाज़ार में कश्मीरी कढ़ाई के नाम से बिकती है। तो आप भले ही उसको ख़रीदें, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि ये मशीन की है और कश्मीरी नहीं है, ये नकल है, असल नहीं। एग्जैक्टली। तो जो एक्चुअल कढ़ाई होती है कश्मीर की, उसके कलर कॉम्बिनेशन जैसे ब्लैक के ऊपर रेड्स और रस्ट ग्रीन, बहुत सारे मल्टी कलर्ड कढ़ाई होती है थ्रेड से। उसमें भी कई तरह की स्टिचेस होती हैं। जो आप कॉमनली देखते हैं वो चेन स्टिच वाली थोड़ी मोटी मोटी सी कढ़ाई होती है, और उसी में एक जो फाइन कढ़ाई होती है जिसमें थ्रेड से, जैसे जामावार वगैरह में होती थी, थ्रेड से एक एक सिंगल थ्रेड से करते हैं, और वो सैटन स्टिच की तरह से या रनिंग स्टिच की तरह से एक एक टाका लेके उसको पूरा फिल करते हैं, जैसे रफू करते हैं, और उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता। पीछे से भी आप देखेंगे तो लगेगा कि डिज़ाइन है, आगे से भी, तो वो दो रुखी शॉल्स कहलाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आप अगर उसको करना चाहें तो मुझे लगता है कि ये वक्त भी कम होगा उसके बारे में बात करने के लिए। जी, तो उसकी जितनी तरह की कढ़ाई है, स्टिचेस हैं, और उनकी जो कशीदाकारी कहलाती है, जो हाथ की
ना ही सिर्फ कढ़ाई, बल्कि उनका जो पहले कढ़ाई करने के लिए जो फैब्रिक बनता है, जो वीविंग होती थी, वो भी वहीं के लोग करते थे। तो वो वीविंग इस हिसाब से होती है कि इसके ऊपर ये कढ़ाई होना है, तो वो फ़र्क पड़ जाता है जी। और जिन आज की जो ख़वातीन हैं आसमा, वो पुराने जो फैशन थे उसको साथ में लेके चलना चाहती हैं और साथ ही साथ जो आज के दौर का फैशन है उसे भी मिक्स करना चाहती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई कश्मीरी कुर्ती पहन रही हैं, इतनी लंबी नहीं पहनना चाहती, तो अपने हिसाब से वो थोड़ी शॉर्ट या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी बनवा सकती हैं। बिल्कुल, आप शॉर्ट कुर्तीज़ भी मिलती हैं कश्मीरी, जो आप ट्राउज़र्स पे या जीन्स पे भी पहन सकते हैं अगर कैजुअली आप पहनना चाहते हैं, और ट्राउज़र्स के ऊपर तो आप आराम से पहन सकते हैं उसको। और अगर आपको कोई लंबी चीज़ मिल गई है तो आप डेफिनेटली उसको काट के अपने हिसाब से उसकी लेंथ करा सकते हैं, और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कढ़ाई होती है, तो आप उसका बैग बना सकते हैं मैचिंग का, या आप उसको किसी और कुर्ते के योक में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी चीज़ों को रीडू कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपको आपके ग्रैंड मदर या नानी दादी के बक्सों में मिल जाएंगी, उनको जो डिज़ाइन रखी करवा हुई, सकते हैं। उनको आप रीडिज़ाइन करें, उनको दोबारा निकालें। तो जो ट्रेडिशनल काम है उसकी बहुत वैल्यू है आज की दुनिया में। और साथ ही साथ ख़वातीन मेरे ख्याल से इस ट्रेंड को फॉलो करने के बाद बेहद मुख्तलिफ नज़र आएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल यूनिक, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में हर जगह मिल रही है उसका तो कोई अहमियत ही नहीं होती। आपने कुछ नया किया है, कुछ डिफरेंट किया है, आपने उसके ऊपर अगर तवज्जो दी है तो वो समझ में आता है। और ख़ास तौर से अगर आपने कोई आर्टिस्टिक एस्थेटिक चीज़ को लेके आप आगे बढ़े, ना ही सिर्फ आप इन सब चीज़ों से अपने आप को खुश कर रहे हैं, बल्कि आप साथ ही साथ जो आपके कारीगर हैं, जो हाथ का काम करते हैं, आप उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी रोज़ी रोटी चलती है इससे। तो फैशन जो है वो सिर्फ आपको अपने ही तौर पे एक खुश फहमी या अपने आप को खुश करने की चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ आप अपने पीछे बहुत सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं। तो जब भी आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, तो अगर आपने ये देखा या आपने उस पर ध्यान दिया कि हम कोई हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ ख़रीदें, हाथ से बनी चीज़ ख़रीदें, ट्रेडिशनल चीज़ ख़रीदें, तो आप अपने हिंदुस्तान के जो गरीब तबके के कारीगर हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो एक सोशल कॉज भी है, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आर्टिजन्स को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जो एक ज़माने में बहुत आगे थे, हमारा ये कारोबार पूरी दुनिया में मशहूर था, वो कहीं धीरे धीरे पिछले 100 साल में दब सा गया। फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है जी, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में ऐसी कारीगरी नहीं होती जी। और जहाँ थोड़ी बहुत होती भी है वहाँ लेबर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ें हम लोग रोज़ाना में हिंदुस्तान में पहन लेते हैं, चाहे वो चिकन की कढ़ाई हो या कश्मीरी कढ़ाई हो या बंधनी हो, हम लोग सोच के पहन लेते हैं कि अरे ये तो मिल रहा है। अगर हम उसी चीज़ को पेरिस में या यूएस में करने की कोशिश करें तो वो लाखों का हो जाएगा और हम उसको कुछ 100 रुपयों में ख़रीदते हैं तो हम लोगों को उसकी अहमियत नहीं होती। तो हमें उन चीज़ों को अगर हम लोग बढ़ावा दें, बाहर ले जाएं, तो वो बहुत अप्रिशिएट होती हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आप पहनते हैं, तो लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आपकी शख्सियत कुछ डिफरेंट है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, तो वो आपके ऐड ऑन करती है आपकी पर्सनालिटी में। साथ ही साथ आपने भी इस वक्त शायद खादी सिल्क पहन रखा है, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या खादी भी एक तरीके से जाड़ों के मौसम में अच्छा साबित हो सकता है, और जो आपने पहना है उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, जो मैं पहने हुए हूँ ये खादी सिल्क है, हैंड वोवन, इसमें हर चीज़ हाथ की है, हाथ से बना हुआ कपड़ा है और कलर्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो आप इसको किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं ख़ास तौर से। और उसमें जो कढ़ाई की हुई है वो चिकन की है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से की है तो इसलिए अलग लग रही है। और जो नीचे पहना हुआ है हमने वो भी एक गरारे का फॉर्म है, जो यहाँ पे बड़े पांचे के गरारे होते थे उसमें छोटी गोट होती थी, तो उसको थोड़ा सा कंटेम्पराइज़ किया है ताकि आजकल के एटमॉस्फेयर में रोज़ाना में पहना जा सके। और इसमें नीचे जो आप काम देख रहे हैं ये भी टुकड़ी वर्क है, जो लखनऊ का ख़ास टुकड़ी हाथ से ये पीसेस को जोड़ जोड़ के फैब्रिक बनाया जाता है।
तो ये भी लखनऊ में ही होता है। इसको लखनऊ के अलावा कहीं भी आपको कारीगर नहीं मिलेंगे करने वाले। तो इसमें 3 तरह की तो हैंडीक्राफ्ट है इस कपड़े में। और ये सर्दियों में तो खैर आप पहन ही सकते हैं क्योंकि फुल स्लीव्स है, पूरा कवर्ड है। साथ में इसे आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं क्योंकि जो सिल्क है, खादी सिल्क, ये नेचुरल फैब्रिक होता है, ये ब्रीथ करता है, ये जाड़ों में गर्म हो जाता है और सर्दियों में जाड़ों में गर्म हो जाता है लेकिन गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है। तो इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि सिल्क जो है सिर्फ सर्दियों का ही कपड़ा है। हाँ। लेकिन सिल्क इसीलिए बेस्ट फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये गर्मियों में ठंडा हो जाता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है। तो आप इसको पूरे साल पहन सकते हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं सिल्क में, ये ज़रूर है कि कुछ सिल्क ऐसे हैं जिनको आप गर्मियों में नहीं पहन सकते क्योंकि उसकी वीविंग बहुत मोटी होती है। जैसे किमखाब है या ब्रोकेड है या मोटा वाला डबल लेयर का सिल्क है, वो सिल्क आप गर्मियों में नहीं पहन सकते, बहुत थिक हो जाता है। तो उसको तो आप विंटर्स में ही पहने। लेकिन जो खादी सिल्क है, हैंड वोवन सिल्क, इसको आप थ्रू आउट पूरे सीज़न 12 महीने पहन सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लगता है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो रिवायती पहनावे की हम बात कर रहे हैं वो भी जाड़ों के मौसम में, अगर उसे हम स्मार्टली स्टिच करा रहे हैं यानी कि जैसे अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने भी पहन रखा है वो उतना ही अच्छा नज़र आएगा, मुख्तलिफ तो होगा ही। बिल्कुल, क्योंकि स्टिचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपने जो भी पहना हुआ है वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है और एलिगेंट है, तो उसमें किस तरह से कट किया है, किस तरह से स्टिच किया है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद जो हमारी ख़वातीन हैं वो बेहद खूबसूरत नज़र आने वाली हैं जाड़ों के मौसम में भी, और उनकी गलतफहमी दूर होगी कि वो फैशनेबल नहीं दिख सकती। बिल्कुल, डेफिनेटली। इस बारे में आपने हमें बहुत ही मुफीद जानकारियाँ आज दी हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और अब वक्त हो गया है कि मैं नाजरीन को याद दिला दूं कि अगर आपके भी कुछ सवाल हैं फैशन के हवाले से, आप भी दिखना चाहती हैं मुख्तलिफ फैशनेबल, तो अपने सवालों को अपने जहन में मत रखिए, हम तक पहुंचाइए। हमें ये बताइए कि आप हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे की उस तरफ मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे आज की विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी इस पेशकश आपकी सहेली में। मुझे मालूम है कि आप सभी को इंतजार रहता है हमारे इस सेगमेंट का, क्योंकि आप इस सेगमेंट में उन खवातीन से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक अलग मकाम बनाया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में आज वो कौन अचीवर हैं जो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। कहते हैं अगर इंसान के हौसलों में परवाज हो तो कायनात का मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी नामुमकिन नहीं लगता। फिर चाहे मरहले कितने भी सख्त क्यों न हो, हम उन्हें पार कर ही लेते हैं। कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली एक ऐसी ही बेमिसाल खातून का नाम है सानिया मिर्जा, जिन्हें हम टेनिस सनसनी के नाम से भी जानते हैं। सानिया मिर्जा का शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की टेनिस स्टार में होता है। आलमी टेनिस सर्किट में वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद खातून खिलाड़ी हैं। सानिया की पैदाइश 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुई। इनकी पैदाइश के कुछ वक्त बाद ही इनके वालिद हैदराबाद आ गए। इनके वालिद इमरान मिर्जा एक खेल नामा निगार और मां नसीमा एक प्रिंटिंग कंपनी में काम करती थीं। सानिया ने अपनी इब्तिदाई तालीम हैदराबाद के NSSR स्कूल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सेंट मेरी कॉलेज से अपनी डिग्री की तालीम मुकम्मल की। 11 दिसंबर 2008 को उन्हें चेन्नई के MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से डॉक्टरेट के सनद से नवाजा गया। सानिया ने महज 6 साल की छोटी उम्र से ही टेनिस खेलने की शुरुआत की। सानिया को उनके वालिद का भरपूर ताउन हासिल था, जिसकी बदौलत वो हैदराबाद के निजाम क्लब में
टेनिस की प्रैक्टिस करती थी। महज 12 साल की उम्र में ही कुछ नामचीन कंपनियों ने इन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। उसके बाद सी के भूपति की देखरेख में सानिया की टेनिस ट्रेनिंग का आगाज हुआ। 1999 में सानिया ने पहली बार जूनियर लेवल पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने पहला ITF जूनियर टूर्नामेंट इस्लामाबाद में खेला था। उसके बाद सानिया ने 2003 में 17 साल की उम्र में विंबलडन का जूनियर डबल्स चैंपियनशिप खिताब जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। उसके बाद उन्होंने कई कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। 2005 में सानिया को खेलों में उनके बेहतरीन मुजाहिरे के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और 2006 में पद्मश्री अवार्ड से। सानिया का नाम पद्मश्री हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी में शामिल है। इसके अलावा उन्हें 2006 में ही अमेरिका में मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर अवार्ड से भी नवाजा गया। 2009 में सानिया ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर हिंदुस्तान की अव्वल खातून खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। इसके अलावा 2010 में एशियाई खेलों में सानिया ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। एक दौर ऐसा आया जब उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सानिया ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने शानदार खेल से खुद को साबित करके दिखाया। सानिया ने 2013 में एक टेनिस एकेडमी कायम की। इस एकेडमी में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले देहाती तबकों के बासलाहियत बच्चों का इंतखाब करके उन्हें टेनिस की तालीम दी जाती है। सानिया ने न सिर्फ खेल की दुनिया में बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कुछ नामवर कंपनियों के लिए मॉडलिंग करके ग्लैमर की दुनिया में भी मकबूलियत हासिल की। सानिया मिर्जा की जिंदगी के ये मुख्तलिफ पहलू जाहिर करते हैं कि वो एक आला खिलाड़ी के साथ साथ एक बावकार शख्सियत की भी मालिक हैं, जिन्होंने बड़े हौसले के साथ अपनी जिंदगी में आने वाले तमाम मसाइल का सामना किया और अपने खेल से हिंदुस्तानी खवातीन के लिए एक उम्दा मिसाल पेश की। हमारी जानिब से सानिया को उनके बेहतरीन मुस्तकबिल की दुआ के साथ अकीदत भरा सलाम। तो अगर आपकी भी जिंदगी की कहानी है कुछ मुख्तलिफ, अगर आपने भी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपना एक अलग मकाम बनाया है, तो अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचाइए हमारे ईमेल आईडी पर, और हो सकता है कि आपकी स्टोरी को हम अपने सेगमेंट में शोकेस करें। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये पेशकश, हमारा ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे फिर कुछ नया, फिर कुछ खास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।